हेलो स्टूडेंट्स, मैं त्यागी सर और आप देख रहे हैं त्यागी कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमने अपने मैथ के लास्ट लेक्चर में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 के 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से प्रारंभ कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर हमें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा दिए गए पूर्णांकों के में से व लैसे को ज्ञात करना है। स्टूडेंट्स, हम उसका फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं जिसमें हमें 12, 15 व 21 का में से व लैसे ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इन 12, 15 और 21 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम गुणनखंड वृक्ष विधि द्वारा इनके गुणनखंड कर रहे हैं। इसके लिए हम सबसे पहले 12 के गुणनखंड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, 12 के गुणनखंड करने के लिए हमने सबसे पहले 12 को लिखा। अब हम ये देखेंगे कि ये 12 किस संख्या से कम संख्या से विभाजित होगा। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि 12 2 से विभाजित हो रहा है और ये 2 से 6 बार जो है वो विभाजित हो रहा है। तो हमने 12 को 2 से 6 बार विभाजित किया। स्टूडेंट, अब हमें 6 को डिवाइड करना है। ये 6 भी 2 से डिवाइड हो रहा है और 2 3 जा 6 होते हैं, इसलिए 2 से ये 6 3 बार डिवाइड हो गया है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमें 12 के फैक्टर प्राप्त हो गए हैं, 2 इंटू 2 और इंटू 3, जो कि हमने यहाँ लिख लिए हैं। स्टूडेंट्स, एक बार और देखें कि 12 के जो फैक्टर प्राप्त हुए हैं वह हुए हैं 2 इंटू 2 और इंटू 3। स्टूडेंट्स, अब हम 15 के फैक्टर कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि 15 3 से डिवाइड हो रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 15 डिवाइड है वह 3 है, तो हमने 3 से डिवाइड किया। 3 5 जा 15 होता है, तो 3 से 15 5 बार डिवाइड हो गया है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने 15 के फैक्टर प्राप्त किए हैं, 3 इंटू 5। अब हम 21 के फैक्टर करने जा रहे हैं। 21 के फैक्टर के लिए हम 21 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 7 जा 21। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार 21 के हमने फैक्टर प्राप्त किए हैं, 3 इंटू 7। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार जो दी गई संख्या थी 12, 15, 21, उसका हमने उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 प्राप्त कर लिया है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो गुणनखंड अर्थात फैक्टर हमने प्राप्त किए हैं उनमें संख्या 3 कॉमन है अर्थात उभयनिष्ठ है। और स्टूडेंट्स, जो गुणनखंडों में उभयनिष्ठ संख्या होती है वह ही में से कहलाती है। अतः दी गई इन तीनों संख्याओं का जो में से अर्थात महत्तम समापवर्तक होगा, जिसे हम HCF भी बोलते हैं, वह 3 होगा। स्टूडेंट्स, अब हम 12, 15 और 21 का लैसे लिखने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, लैसे लिखने के लिए जो फैक्टर हमने अभी प्राप्त किए हैं उन फैक्टरों को लिखते हैं। स्टूडेंट्स, इतना ध्यान रखते हैं कि जो फैक्टर में जो पावर मैक्सिमम अर्थात ज़्यादा अधिक होती है उसे नोट किया जाता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे 2 इंटू 2, तो हमने यहाँ 2 इंटू 2 लिखा। उसके बाद हमने 3 नोट किया। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर से हमने 3 चूँकि नोट कर चुके हैं तो 5 को नोट किया। 3 हम नोट कर चुके थे तो हमने फिर 7 को नोट किया। स्टूडेंट्स, अब हम 17, 23 और 29 के फैक्टर कर रहे हैं। तो हमने पहले 17 को लिया। 17 से हम जब 17 को डिवाइड करेंगे तो वह 1 बार डिवाइड होगा। तो इस तरीके से 17 के फैक्टर आए हैं 17 इंटू 1। इसी तरीके से जब हम 23 को 23 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो हमने 23 के फैक्टर कर लिए हैं 23 इंटू 1। और ठीक इसी तरीके से जब हम 29 को 29 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। तो हमने 29 के फैक्टर कर लिए हैं 29 इंटू 1। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार जो दी गई संख्या है हमारे पास 17, 23 और 29 थी, उसका में से 1 आएगा, क्योंकि जो गुणनखंड हमने प्राप्त किए हैं उनमें केवल 1 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इनमें जो कॉमन गुणनखंड होता है वही में से होता है।
अब हम लैसे लिखने जा रहे हैं। लैसे के लिए हमने जो गुणनखंड प्राप्त किए हैं वह सभी गुणनखंड लिखे जाएंगे। हाँ, जो उभयनिष्ठ होगा उसे एक बार लिखा जाएगा, और अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड अलग अलग पावर के साथ है तो जो मैक्सिमम पावर है, अधिक पावर का पद है, वो नोट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ से 17 को नोट किया हुआ है, उसके बाद 23 को और 29 को, और चूंकि 1 सभी में कॉमन था तो हमने फिर 1 को नोट किया हुआ है, और इनकी हमने गुना की है, तो गुना करने पर हमें लैसे प्राप्त हो गया है। स्टूडेंट्स, अब हम 8, 9 व 25 का मैसे व लैसे ज्ञात करेंगे। उसके लिए हमने सबसे पहले 8 को लिखा, अब हम इसके फैक्टर करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये हमने 2 से डिवाइड किया है जब 8 को, तो 4 बार डिवाइड हुआ है, और अब इस 4 को जो हम डिवाइड करेंगे तो वह 2 से 2 बार डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने 8 के फैक्टर प्राप्त कर लिए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, जिसे हमने 2 की पावर 3 की फॉर्म में लिख लिया है। स्टूडेंट्स, अब हम 9 के फैक्टर करने जा रहे हैं। हमने 3 से जब 9 को डिवाइड किया तो वह 3 बार डिवाइड हो गया, तो इस प्रकार हमने 9 के फैक्टर प्राप्त किए हैं, 3 इंटू 3, जिसे हमने 3 की पावर 2 की फॉर्म में लिख लिया है। स्टूडेंट्स, अब हम 25 के फैक्टर कर रहे हैं। 5 से 5 बार कैंसिल हो गया है, तो हमने 25 के फैक्टर प्राप्त कर लिए हैं, 5 इंटू 5, जिसे हमने 5 की पावर 2 की फॉर्म में लिख लिया है। स्टूडेंट्स, अब हम ये देख रहे हैं कि हमने जो भी फैक्टर प्राप्त किए हैं उसमें कोई भी गुणनखंड कॉमन अर्थात उभयनिष्ठ नहीं है, तो अब में से दी गई संख्याओं का अगर लिखें तो वह 1 होगा। स्टूडेंट्स, ऐसी कंडीशन में जब कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो तो में से को 1 ले लिया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम इन संख्याओं का लैसे लिखेंगे। उसके लिए हमने पहली संख्या के फैक्टर 2 की पावर 3 को लिखा, फिर दूसरी संख्या का फैक्टर 3 की पावर 2 और फिर 5 की पावर 2 को लिखा, और अब हमने इन्हें सोल्व कर लिया है। तो सोल्व करने पर हमें जो लैसे मिला है 1800, वह इसका आंसर हो गया है। स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो संख्याएं 306 तथा 657 का में से दिया हुआ है 9, अर्थात इन दो संख्याओं का में से 9 है, और हमें इन्हीं दो संख्याओं का लैसे ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमने जो पहली संख्या है 306 वह नोट की, दूसरी संख्या 657 उसे नोट किया, साथ में जो में से हमें दिया हुआ है 9 वह हमने नोट किया, और लैसे हमें ज्ञात करना है। स्टूडेंट्स, इसके लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है, में से गुणा लैसे इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब हम इसमें वैल्यू को रख रहे हैं। जो में से हमें पता है 9 वो हमने रख लिया है, लैसे हमें यहाँ फाइंड करना है। पहली संख्या हमें यहाँ पर 306 पता है, वो हमने यहाँ नोट कर ली है। दूसरी संख्या के रूप में हमने यहाँ 657 को नोट कर लिया है। अब हम यहाँ से लैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, लैसे निकालने के लिए 9 की क्रॉस मल्टीपल करके नीचे चला जाएगा, और ये 9 से अब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम 9 से डिवाइड कर दिया है 306 को, वह 34 बार डिवाइड हो गया है। अब हमारे पास 34 इंटू 657 आया है, जिसे हम मल्टीपल करते हैं तो हमें लैसे प्राप्त हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं। इसमें हमें जांचना है कि क्या कोई प्राकृतिक संख्या ऐसी है जिसके लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पष्ट करें तो हमें ये जांचना है कि अगर हम इस n के स्थान पर कोई भी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 जो होता है वह रख दें, उसे सोल्व करें, और सोल्व करने पर जो आए तो क्या वह 0 पर समाप्त होगी संख्या। जैसे अगर मैं n की जगह 1 रखता हूँ तो 6 की पावर 6 आता है, जो कि 0 पर समाप्त नहीं है। अगर यहाँ की 2 रखता हूँ तो 6 की पावर 2 यानी 36 आता है, जो कि 0 पर समाप्त नहीं है, 6 पर समाप्त है। अगर मैं 3 रखता हूँ तो 6 की पावर 3 जो है वो 216 बन जाता है, 0 पर समाप्त नहीं है, वो 6 पर समाप्त है। तो हमें ये जांचना है कि क्या इस n की जगह कोई ऐसी नेचुरल नंबर पॉसिबल है कि उसे रखें और रखने पर जो आए वह 0 पर समाप्त हो। तो स्टूडेंट्स, हमने इसे सॉल्व करने के लिए मान लिया है कि माना 6 की पावर n जो कि हमें दिया गया था एक ऐसी संख्या है जो कि 0 पर समाप्त होती है। तो स्टूडेंट, सीधी सी बात होगी कि अगर ये 0 पर समाप्त होगी तो ये 5 से विभाज्य होगी ही होगी। अतः जब 5 से विभाज्य होगी तो 6 की पावर n के जो अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे उनमें 5 अभाज्य संख्या हो जाएगी। परंतु
यह तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम 6 के फैक्टर करते हैं तो 2 और 3 आते हैं, तो 6 की पावर n के जब हम फैक्टर करेंगे तो उनमें भी 2 और 3 ही आएगा, 5 नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो फैक्टर हैं ये अद्वितीय हैं, क्योंकि हमने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ी थी कि उसमें जो फैक्टर करके आ जाते हैं वह अभाज्य होते हैं, अद्वितीय होते हैं। तो अद्वितीय का मतलब है कि एक और केवल एक, अर्थात 2 और 3 के अलावा अन्य नहीं हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से 5 जो है वह फैक्टर नहीं हो पाएगा 6 का, इसीलिए 6 की पावर n के अन्य जो गुणनखंड हैं वो भी संभव नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या है वो n का ऐसा कोई भी मान नहीं होगा जिसके लिए 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो जाए। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये व्याख्या करना है कि क्या 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? स्टूडेंट्स, अब हमने दी गई संख्या को नोट किया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। उसे हम सॉल्व करते हैं तो जो मल्टीपल हम कर रहे हैं 7, 11 और 13 की वह 1001 आता है और प्लस 13 हमने ऐसे ही लिखा है। और जब 1001 में हम 13 को ऐड करते हैं तो 1014 हमें मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब इस 1014 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो वह हमें 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल के रूप में फैक्टर मिले हैं, क्योंकि फैक्टर 2, 3 और 13 के फॉर्म में मिले हैं। अतः जो दी गई संख्या है वह भाज्य होगी, क्योंकि यह 2 से भाज्य हो सकती है, 13 से हो सकती है, 3 से हो सकती है। तो दी गई संख्या भाज्य है। अब हम ये जांचेंगे कि जो दूसरी दी गई संख्या है क्या वह भाज्य है। तो उसके लिए हमने संख्या को नोट किया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5। तो स्टूडेंट्स, अब हमने इनको मल्टीपल कर लिया है, जो कि हमारे पास में 5014 आ गई है और उसमें इस 5 को हमें ऐड करना है। तो ऐड करने पर ये 5045 हमें मिल गया है। स्टूडेंट्स, अब हम इस 5045 के फैक्टर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, फैक्टर के रूप में जो हमें प्राप्त हुआ है वह 5 इंटू 1009 प्राप्त हो गया है। तो स्टूडेंट, हम ये देख रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड 5 1009 का गुणनफल है, अतः ये संख्या भी भाज्य संख्या होगी, क्योंकि ये 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमें मिली है। अतः यह 5 से डिवाइड हो सकती है और 1009 से भी डिवाइड हो सकती है, अतः ये एक भाज्य संख्या है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक खेल के मैदान के बारे में बताया गया है कि एक खेल का मैदान है और उसके चारों ओर एक वर्ताकार पथ है और इस पथ पर जो खिलाड़ी हैं वह चक्कर लगा रहे हैं। और स्टूडेंट्स, इनमें बताया गया है कि चक्कर लगाने में जो सोनिया है उसे 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। दोनों अगर एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करें, तो कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर आकर मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन स्पष्ट है। एक खेल के मैदान के चारों ओर वर्ताकार पथ हो गया है, उस पर चक्कर लगाना है। उसमें सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं, रवि को 12 मिनट लग रहे हैं। दोनों ने एक साथ एक ही स्थान पर जो है वो चलना प्रारंभ किया था, एक ही दिशा में चलना प्रारंभ किया था। कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये हमें यहाँ ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें सबसे पहले सोनिया और रवि दोनों को बताया गया था कि 18 व 12 मिनट में वो समय ले रहे हैं। तो इनका अर्थात 18 व 12 का सबसे न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणक जो है वह ज्ञात हम कर लेंगे। तो उस गुणक पर ही ये दोनों जो है वो मिलेंगे जाकर के, वो समय होगा जिस पर वो दोनों मिलेंगे जाकर के। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमें 18 और 12 का लय से ज्ञात करना होगा। तो हमने 18 के फैक्टर किए हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, फिर हमने 12 के फैक्टर किए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, और अब 18 और 12 का हम लय से लिख रहे हैं। तो उसके लिए हमने 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 नोट कर लिया है लय के रूप में। इसे हमने सॉल्व किया है तो ये 36 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों 36 मिनट के बाद मिलेंगे। तो इसका फाइनल जवाब होगा
36 minutes.